हेलो बच्चों। तो जेडबलई और नीट की सीरीज में हम लोग चला रहे थे सरफेस केमिस्ट्री और कई सारे वीडियो मैंने सरफेस केमिस्ट्री पे अपलोड कर दिए। आज सरफेस केमिस्ट्री पे लास्ट वीडियो होने वाला है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्ड नंबर, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन और प्रोटेक्टिव कलर्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूं जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कंसेप्ट को अच्छी तरह से पकड़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो। और इसमें मैं पहला टॉपिक लेने वाला हूं प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन। तो बच्चों हेडिंग डालें कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। देखो कितने सारे नाम है ना, या फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन, तो ये सब एक ही चीज के नाम है, यानी इन सब का मतलब एक ही चीज होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सिंपल सी बात है, प्रेसिपिटेशन से समझो। जब कोई कोलोइडल पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल बनाते हैं। और बच्चों जितना ज्यादा पार्टिकल बड़ा होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि छोटे पार्टिकल आपस में मिलके बड़े पार्टिकल बनाते हैं और वो नीचे सेटल डाउन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन। ठीक है, तो हम यहां पर लिख दे सकते हैं एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल, colloidal particle to make big one and finally settle down in the bottom. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये प्रेसिपिटेशन क्यों होता है। ठीक है, वाई दे गेट प्रेसिपिटेट। तो बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर एक चार्ज होता है ना। तो या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा, डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा कोलोइडल सॉल है। तो मान लीजिए यहां पर प्लस माइनस चार्ज है, तो इसी तरह दूसरे पार्टिकल पर भी माइनस चार्ज होगा। और बच्चों ये माइनस चार्ज होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन इन दोनों को अलग अलग रखता है। ठीक है। अच्छा, क्या हो कि अगर इनके सरफेस से चार्ज गायब हो जाए, अगर सरफेस से चार्ज गायब हो जाए बच्चों, तो अब रिपल्शन नहीं होगा। अब दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगे और बड़े पार्टिकल बना लेंगे। जो बड़ा पार्टिकल हो जाएगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, वो सस्पेंड नहीं रह पाएगा और धीरे धीरे ये क्या होगा, बॉटम पे सेटल डाउन होने लगेंगे। तो जो हमारा कोलोइडल सॉल है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो चार्ज के रिमूव होने से रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम हो गए से पार्टिकल आपस में कोलैप्स हो गए या कोगुलेट हो गए और धीरे धीरे नीचे बैठ गए। समझ में बात आ गई। ठीक, अब कौन कौन से ऐसे मेथड है जो कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से हम कोगुलेशन कर सकते हैं। तो मेथड्स टू गेट कोगुलेशन। ठीक है, एक ही बार लिख रहा हूं मैं, कोगुलेशन। तो नंबर 1 हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस। कल आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी जो है कोगुलेशन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उन पर करंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो सीधी सी बात है क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है, बस कहानी वही है। वो जो उनके ऊपर चार्ज लगा है वो किसी तरह से हटाना है। अगर चार्ज आपने हटा दिया तो रिपल्शन कम हो जाएगा और वो धीरे धीरे कोगुलेट हो जाएंगे। दूसरा तरीका है बच्चों कांस्टेंट बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ कोलोइडल सॉल। अगर हम लगातार कोई सी कोलोइडल सॉल को बॉइल करेंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज की लेयर है
वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगी, और बच्चों अगर वो डिस्टर्ब हो गई, डिफ्यूज हो गई, तो उसके बाद वो एक दूसरे से कोगुलेट होके अगेन प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तीसरा हमारे पास तरीका है कांस्टेंट डायलाइसिस। कांस्टेंट डायलाइसिस से भी जो है हम लोग क्या करते हैं, डायलाइसिस से सारे के सारे चार्ज को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करते हैं। तो बच्चों अगर हमने सारे इलेक्ट्रोलाइट रिमूव कर दिए तो कॉलोइडल पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, अगेन वो सबके सब क्या होंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है बच्चों, अच्छा एक और है इसमें, मिक्सिंग ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज सॉल। अगर दो अलग अलग चार्ज सॉल हैं और वो हमने आपस में मिक्स कर दिए तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे हमारे पास है बच्चों AS2S3, ये है हमारे पास नेगेटिव सॉल, ठीक है, और इसमें हमने मिक्स कर दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कौन सा सॉल होता है, पॉजिटिव सॉल होता है। तो बच्चों अगर हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में मिक्स कर दिया तो ये क्या करेगा, इसके पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज होने के बाद प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आता है बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटी है, जितनी भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे पास कोई सॉल है, ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास ये एक नेगेटिव सॉल है, और नेगेटिव सॉल कौन सा हुआ, AS2S3, ठीक है, और इसमें हमने बच्चों कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जिसमें पॉजिटिव आयन है, तो वो क्या करेगा, इस नेगेटिव सॉल के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और जब ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, तो पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में कोगुलेट हो जाएंगे या आपस में मिलके प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो ये सारी कहानी जो है वो क्या है, चार्ज को निकालना, और ये सारे मेथड जो है पार्टिकल के ऊपर चार्ज को निकालने के लिए। पार्टिकल के ऊपर चार्ज निकाल दिया तो ये प्रोसेस आसानी से हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ठीक है, समझे मेरी बात। अब बच्चों बात करते हैं कि इस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के ऐड होने से जो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, और उसके बेसिस पे दो तीन रूल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम। ये समझ में आ गया कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेशन क्यों होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, एक जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि जो हम प्रेसिपिटेशन करते हैं वो, अगर हम देखो ये हमारे पास कोई सॉल है और कोई पॉजिटिव सॉल है, ठीक है, ये पॉजिटिव सॉल है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव सॉल है। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव सॉल को अगर हमें प्रेसिपिटेट करना है तो हमें जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और अगर हमें जो है नेगेटिव सॉल को प्रेसिपिटेट करना है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए बच्चों, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ठीक है, तो बोलने का मतलब है हम इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से, इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से इन दोनों सॉल को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा दूसरी चीज कि आपको अगर बोला जाए कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक NaCl और एक AlCl3, ठीक है, अच्छा, इन दोनों में हमारे पास पॉजिटिव कैटायन है, और इन दोनों पॉजिटिव कैटायन को मैं किसी नेगेटिव सॉल के अंदर डालता हूं, ऐसा सॉल जो नेगेटिव सॉल है, इसको भी डालूंगा, इसको भी डालूंगा। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि कौन जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा, बोलो कौन जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा, तो यहां पर बच्चों एक रूल आपको याद रखना है जिसका नाम है हार्डे-सूजे रूल। हार्डे-सूजे
लॉ, हार्डे सोजे लॉ। ठीक है, जो हार्डे सोजे लॉ है वो क्या बोलता है कि द प्रेसिपिटेशन पावर, देखो है ना, द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये तो हो रहा ना, द प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैलेंसी, टू इट्स वैलेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रेसिपिटेशन पावर है उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगी। अगर बच्चों वैलेंसी बढ़ती है, इंक्रीज वैलेंसी, तो क्या होगा, इंक्रीज प्रेसिपिटेशन पावर। ठीक है, तो अब कौन सा जल्दी प्रेसिपिट करेगा, या इसके पास वैलेंसी ज्यादा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो AlCl3 जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा बजाय NaCl के, क्योंकि यहां पर Al के पास ज्यादा वैलेंसी है और Na के पास कम वैलेंसी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि हार्डे सोजे रूल क्या होता है और वो इलेक्ट्रोलाइट की किस प्रॉपर्टी को सिग्निफाई या डिफाइन करता है, तो वो बच्चों वैलेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन पावर हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, उस कैटाइन की वैलेंसी पर डिपेंड करेगी। ठीक, अब मान लिया जाए हमारे पास दो सॉल है, एक नेगेटिव सॉल है तो उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव सॉल है उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, नेगेटिव। तो मैं दोनों को लिख देता हूं कि दोनों के आयन किस तरह से अपनी पावर को सिग्निफाई करेंगे। ठीक है, तो टू प्रेसिपिटेट नेगेटिव सॉल, और नेगेटिव सॉल बच्चों हमारे पास कौन सा है, AS2S3। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट में जो इसकी प्रेसिपिटेशन पावर होगी वो इसकी किस पे डिपेंड करेगी, वैलेंसी पे, तो Al सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास है बच्चों Na कम। ठीक है, अच्छा एक और ले लेते हैं यहां पर, दो वाला यानी Mg++ और उसके बाद है Na+। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रेसिपिटेशन पावर होगी। अब अगर आपने किसी पॉजिटिव सॉल को प्रेसिपिटेट करना है तो पॉजिटिव सॉल हमारे पास कौन सा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो इसके लिए आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो देखो यहां पर एक FeCN का 6 और ये होता है 4-, देखो वैलेंसी सबसे ज़्यादा। उसके बाद है बच्चों फॉस्फेट 3-। ठीक है, उसके बाद आता है सल्फेट 2-, और उसके बाद आता है क्लोरीन 1-। तो साफ साफ आपको पता लग रहा होगा कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी पर उसकी पावर डिपेंड करती है कि कितना जल्दी वो प्रेसिपिटेट करेगा उस पर्टिकुलर सॉल्ट को। समझ में आ गया? तो नोट करो फटाफट, व्हाट इज हार्डे सोजे रूल। चलो बात खत्म करते हैं, है ना, इस पर पूछा जाता है, याद रहेगा। अब बच्चों दूसरी बात आती है हमारे पास कि अगर दो सेम इलेक्ट्रोलाइट है जिनमें सेम वैलेंसी है कैटायन की, तो उनको अगर हम किसी पर्टिकुलर सॉल्ट में मिलाएंगे तो कौन जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, देखो जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये कोई सॉल है और ये नेगेटिव सॉल है। चलो नेगेटिव सॉल लिखते हैं, ये मेरा मनपसंद सॉल नेगेटिव सॉल है ना। और यहाँ पे आप दो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो, एक है आपके पास NaCl और दूसरा है KCl। तो NaCl में Na पॉजिटिव और KCl में K पॉजिटिव है, तो आपने Na भी मिलाया और K भी मिलाया। तो बच्चों अब आपको पूछा जाए कि अब वैलेंसी तो सेम है, तो दोनों में से कौन कम से कम अमाउंट में प्रेसिपिटेट करेगा। समझे मेरी बात? अब मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि मान लीजिए मैंने NaCl के 5 ग्राम मिलाए और KCl के 5 ग्राम मिलाए। ठीक है, तो कौन बच्चों जो है कम से कम क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा प्रेसिपिटेशन
करेगा, यानी ज्यादा पावर दिखाएगा प्रेसिपिटेशन करने की। तो अब हमारे पास एक नई चीज निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू, ध्यान रखना है ना, पावर अलग है, वैल्यू अलग है। तो इसकी डेफिनेशन में आपको बताता हूं, व्हाट इज कोगुलेटिंग वैल्यू। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द मिनिमम concentration of an electrolyte, the minimum concentration of electrolyte in millimole। देखो ध्यान रखना किस में आएगी, मिलीमोल में। the minimum concentration of an electrolyte in millimole to get precipitation of a sol, to get precipitation of a sol in 2 hours, the value is called coagulating value। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल में जो किसी पर्टिकुलर सॉल को 2 घंटे में प्रेसिपिटेट कर देता है, वो उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू होती है। तो बच्चों देखो, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो कोगुलेटिंग पावर होते हैं, कोगुलेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग वैल्यू। ये तो है ना, यानी कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी कम से कम कंसंट्रेशन होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी पावर बढ़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, कोगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग वैल्यू। कम से कम कंसंट्रेशन में वो कितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन कर रहा है, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू पर। समझे मेरी बात? तो ध्यान रखना, कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ड्रग का कंसेप्ट है ना, कि मान लीजिए हमारे पास 2 दवाइयां हैं, एक दवाई को 5 ग्राम लिया, वो असर नहीं दिखा रही, दूसरी दवाई को हमने जो है 2 ग्राम लिया, वो असर दिखा रही है, जबकि सेम दवाई है। तो बच्चों जो हमने दवाई कम से कम कॉन्सेंट्रेशन मिली और उसको हमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट मिल रहा है, तो वो उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कहलाती है। तो कम कॉन्सेंट्रेशन में अगर इफेक्ट ज्यादा मिल रहा है, दैट विल बी द मोर कोगुलेटिंग पावर। समझे मेरी बात? तो यहां पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट निकल के आते हैं, उनकी मैं कोगुलेटिंग वैल्यू आपको बताऊंगा। तो उन वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी कोगुलेटिंग पावर उतनी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्ट, ठीक है, तो नेगेटिव सॉल्ट के लिए हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए भाई, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखो, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट NaCl, ठीक, उसके बाद है KCl, उसके बाद है HCl, उसके बाद है MgCl2, उसके बाद है BaCl2, और बच्चों लास्ट में आता है AlCl3। तो ये इनकी कोगुलेटिंग वैल्यू के बढ़ता हुआ ऑर्डर है, इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग वैल्यू। तो Na प्लस, K प्लस, H प्लस, Mg2 प्लस, Ba2 प्लस and Al3 plus. This is the increasing order of coagulating value. Coagulating value, ठीक है बच्चों। और कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो कोगुलेटिंग वैल्यू इसकी सबसे कम है, इसका मतलब इसकी कम से कम कंसंट्रेशन में सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर हो रही है, कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो अच्छा नहीं, कोगुलेटिंग वैल्यू ऐसा आएगा, रुको 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 रुको, हाँ कोगुलेटिंग वैल्यू है ना, हाँ ये ऐसा आएगा, कंफ्यूज मत होना। यानी इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है तो पावर कम होगी, सीधी सी बात है। अब मैं आपको एक इसका कुछ वैल्यू मैं अब लिख ही देता हूं, थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाए ना। जैसे अगर मैं Na+ की देखूं तो बच्चों Na+ की कोगुलेटिंग वैल्यू होती है 52, और AlCl3 में इसकी जो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है
वो होती है 0.093 ये। अच्छा अब समझ में आया। देखो Na+ की कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा, यानी इसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यूज होगी तभी जाके कोगुलेशन होगा। इसकी कम कॉन्सेंट्रेशन में ही कोगुलेशन हो जाएगा। तो बच्चों इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा है और इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम है, तो इसका मतलब कम कंसंट्रेशन में ये ज्यादा इफेक्टिव है और ये ज्यादा कंसंट्रेशन में इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वो जस्टिफाई हो जाता है। समझे मेरी बात? ऐसा ही सेम टू सेम आता है हमारे पास पॉजिटिव सॉल्व को प्रेसिपिटेट करने में। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, टू प्रेसिपिटेट पॉजिटिव सॉल्व। ठीक है, तो पॉजिटिव सॉल्व में बच्चों हमारे पास क्या चाहिए होंगे? नेगेटिव टाइप के इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होंगे। तो यहां पर बच्चों आता है हमारे पास, देखिए 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 क्या था ये, हाँ 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 हाँ, KBr। ठीक है, HCl, KBr HCl, KNO3, ठीक है, K2C2O4, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास K4FeCN6, इस तरह से। ठीक है, हाँ। अच्छा, KNO3 के बाद यहाँ पे एक और आता है K2SO4, यस, है ना। तो ये कुछ आयन मैंने लिखे, यहाँ पर Br-, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर NO3-, यहाँ पर SO4 2-, यहाँ पर C2O4 2-, और यहाँ पर FeCN6 कितने माइनस? 4-। ठीक है, तो बच्चों ये इनकी कोगुलेटिंग वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, देखो, है ना। इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा, इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम। कोगुलेटिंग वैल्यू जितनी कम होगी, कोगुलेटिंग पावर, प्रेसिपिटेट करने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब मैं आपको एक आइडिया देता, इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू है 138, ठीक है, और इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू है 0.096 इसकी। ठीक है, तो अब साफ साफ दिख रहा होगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, यानी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी तो कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी तो कोगुलेटिंग पावर कम होगी। तो ये ज्यादा प्रेसिपिटेट करेगा, ये कम प्रेसिपिटेट करेगा। तो ये कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो नोट करो फटाफट, वैल्यू और पावर में बच्चों कंफ्यूज मत होना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई? चलो, अब यहां पर एक थोड़ा सा इक्वेशन मैं आपको बताता हूं कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट है और उनकी कोगुलेटिंग पावर को अगर हमें कंपेयर करना है तो किस तरह से करेंगे, देखो, है ना। तो यहां पर बच्चों एक चीज निकल के आती है, देखो, कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 by कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी जस्ट उल्टी हो जाएगी, कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ NaCl बाय कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ AlCl3। तो बच्चों NaCl की जो कोगुलेटिंग वैल्यू है वो कितनी थी हमारे पास? 52, और AlCl3 की कोगुलेटिंग वैल्यू कितनी थी? 0.093, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड निकल के आता है, डिजिट निकल के आती है 559। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि AlCl3 is 559 times more coagulating power than NaCl। ये तो हुआ ना, यानी हमारा जो AlCl3 है वो 559 गुना ज्यादा कोगुलेटिंग पावर दिखाता है बजाय NaCl के। तो इस तरह से हम दो इलेक्ट्रोलाइट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
चलो, तो ये हो गया हमारे पास कोगुलेटिंग वैल्यू एंड कोगुलेटिंग पावर। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। अभी जो हमने कोगुलेशन किया था वो लायोफोबिक सॉल्ट के लिए था, आपने देखा होगा फेरिक ऑक्साइड एंड आर्सेनिक सल्फाइड, तो वो लायोफोबिक के लिए। अब हम बात करेंगे कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा करना नहीं इसमें। कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि लायोफिलिक सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होता है बजाय लायोफोबिक सॉल्ट के, क्योंकि इसके दो रीजन है, एक तो इन पर चार्ज होता है, दूसरा सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम यहां पर देयर आर टू फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक है भाई, तो लायोफिलिक सॉल्ट की स्टेबिलिटी के लिए यहां पर दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। नंबर वन, द चार्ज ऑन देयर सरफेस, क्योंकि सर्फ चार्ज तो होता ही होता है, चाहे वो लायोफोबिक हो चाहे लायोफिलिक हो। और दूसरा बच्चों, देयर सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब दे हैव मच इंटरेक्शन विद देयर सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट लविंग होते हैं, तो सॉल्वेंट के साथ इनका इंटरेक्शन काफी हद तक होता है, मोर हाइड्रेटेड होते हैं। तो बच्चों अगर हम इनको कोगुलेशन करना चाहे तो वी मस्ट रिमूव दीज टू फैक्टर। ये तो है ना, दोनों फैक्टर को मैं रिमूव करने का पड़ेगा, तभी जाके दोनों प्रेसिपिटेट होंगे। तो अगर हमें इस फैक्टर को रिमूव करना है तो बच्चों क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे। तो टू ऐड इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट, तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो उसका जो ऊपर चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो आपस में कोलाइट होके प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो एक तो ये, अगर हमें इसको रिमूव करना हो तो बच्चों हम क्या करेंगे, सम केमिकल्स आर एडिड। केमिकल्स आर एडिड, और इन केमिकल्स को हम बोलेंगे बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आर एडिड। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट को डिहाइड्रेशन कर देना हुआ, सॉल्वेंट को हटा देना हुआ। तो अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट से हट जाएगा, पार्टिकल से हट जाएगा, तो उसका इंटरेक्शन कम हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट बना देगा, सीधी सी बात है। और यहां पर दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट निकल के आते हैं, एक होता है बच्चों यहां पर एल्कोहल और दूसरा होता है एसीटोन, याद रखना। तो ये दो तरीके हैं लायोफिलिक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने का। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो दो चीजें करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे और डिहाइड्रेटिंग एजेंट को ऐड करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट निकल के आता है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं गोल्ड नंबर आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा समझिए। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। ये तो हटा देते। कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन समझ में आ गया। अब दूसरा है कि हमने कोलॉइड को कोगुलेट होने से बचाना है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, थोड़ा मैं पहले पानी पी लेता हूं, गला सूख गया। तो देखो, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स का मतलब क्या हुआ कि हमें कोलॉइड्स को प्रेसिपिटेट होने से बचाना है। ठीक है, अच्छा, हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे पास कोलॉइड्स होते हैं, अगर कम क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की हो तब तो जो है ये स्टेबल रहेंगे,
लेकिन अब बच्चों अगर हमने एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, अभी जैसे मैंने बोला, यानी स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोलॉइड्स, बट इफ टू एक्सेस क्वांटिटी विल बी एडेड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स दे गेट प्रेसिपिटेट। तो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट होने नहीं चाहिए, कम इलेक्ट्रोलाइट चलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड किस तरह से करेंगे, देखो मान लीजिए हमारे पास कोई कोलोइडल सॉल है ना, और उसके ये पार्टिकल्स हैं ये वाले, ठीक है। और हम जनरली क्या करते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, है ना। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इनके ऊपर का जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये पार्टिकल बच्चों आपस में मिलके इस तरह से कोलाइड होके और नीचे क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये भी आपने पढ़ा था। देयर आर फर्स्ट सिनेरियो ऐसा होता है। दूसरे सिनेरियो में देखो, अब हमें इनके कोगुलेशन को प्रोटेक्ट करना है। देखो दूसरे सिनेरियो में सेम, ये डिस्पर्जन मीडियम, ये डिस्पर्स फेस। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के डालने से पहले हम इसमें जो है लायोफिलिक कोलॉइड डालेंगे। देख ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐड लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने लायोफिलिक कोलॉइड ऐड किया और तब आपने इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। देखो ध्यान से देखे ना, पहले हमने इनमें लायोफिलिक कोलॉइड ऐड किया और बाद में हम चाह रहे हैं कि अब मैं इसका प्रेसिपिटेशन कर दूं, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया बाद में, आफ्टर दैट। तो अब बच्चों यहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नो प्रेसिपिटेशन अकर। यानी बोलने का मतलब है कि अब जो कोलोइडल है वो प्रेसिपिटेशन से बच गया, देयर इज नो प्रेसिपिटेशन अकर। अब क्या हुआ भाई ऐसा कि इनका प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा, लेकिन पहले तो प्रेसिपिटेशन हो रहा था। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि द लायोफिलिक कोलॉइड्स इज एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, क्योंकि उसने इन सॉल का प्रेसिपिटेशन होने से बचा लिया। तो इसने बचाया ना, इसका मतलब लायोफिलिक कोलॉइड्स आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। तो अब हम, अच्छा चलो इसको लिख लेते हैं पहले ना, दिस एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि ये प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं, इन्होंने प्रेसिपिटेशन से कैसे बचा लिया। तो बच्चों क्या होता है कि जब हमारे पास कोई कोलोइडल पार्टिकल होता है, तो यानी ये कोलोइडल पार्टिकल ये वाला है ना, और हमने ऊपर से ऐड किया लायोफिलिक कोलॉइड्स, तो ये लायोफिलिक कोलॉइड जो है इसके ऊपर जो है एक लेयर बना लेता है, इस तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। और बच्चों हाँ, इसको हम लिख सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। और जब इसने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली तो तब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इस प्रोटेक्टिव लेयर को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, जिस वजह से इनका चार्ज रिटेन रहता है। चार्ज के ऊपर प्रोटेक्शन लेयर बना दी तो चार्ज रिटेन रहेगा, तो रिपल्शन रहेगा, और रिपल्शन रहेगा तो वो कभी भी एक दूसरे से कोलाइड नहीं होंगे। दैट्स व्हाई द लायोफिलिक कोलॉइड्स इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। तो अब हमने यही पढ़ना है कि प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, लायोफिलिक कोलॉइड्स प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स होते हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा इसकी क्वांटाइज करके पढ़ेंगे कैसा, समझे मेरी बात। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स ने यहां पर जो है प्रेसिपिटेशन होने से बचा लिया है, ठीक है बच्चों। चलो समझ में आई बात। अब यहां पर एक नई चीज निकल के आती है, अगर हम लायोफिलिक कोलॉइड्स की क्वांटिटी को देखें, क्वांटाइज करें कि कितना इलेक्ट्रोलाइट लगेगा, कितना लायोफिलिक कोलॉइड लगेगा, और कितना हमारे पास कोई सॉल था, तो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है जिसका नाम है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या। तो पहले समझो फिर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं,
ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ और उसके बाद उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो गोल्ड नंबर को डिफाइन करने के लिए यहीं पर करें, यहाँ पर करते ज़्यादा अच्छा है। ये समझ में आ गया ना। चलो ये तो मिटा दूँ मैं। अब देखो, है ना, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने, देखो है ना, क्या भरा है, गोल्ड सॉल। दिस इज गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल। और बच्चों ये गोल्ड सॉल कितना है, या हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल। और इसकी अमाउंट है 10 ml, 10 ml लिया हमने ना। और ठीक है, गोल्ड सॉल यानी AU, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने गोल्ड सॉल के प्रेसिपिटेशन को रोकना है, ठीक है। और किससे रोकना है, हम जब इसमें ऐड करेंगे 1% 10 ml NaCl, ठीक है भाई, 1% 10 ml NaCl, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने ऐड किया इसमें प्रोटेक्टिव कॉलर्स, लायोफिलिक कॉलर्स यानी प्रोटेक्टिव कॉलर्स, है ना, कॉलर्स, ठीक है, समझ में आएगा। अच्छा, ये कितने में होगा भाई, ये होगा, हाँ, मिलीग्राम, है ना। प्रोटेक्टिव कॉलर्स इन मिलीग्राम mg, ये सारी क्वांटिटी हमने लिख ली, ठीक। अब देखो, पहले मैं समझाता हूं फिर डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। तो बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल है 10 ml, और हम क्या करेंगे, इसमें पहले ऐड करेंगे लायोफिलिक कॉलर्स, कुछ अमाउंट, वो भी mg में ऐड किया हमने। तो पार्टिकल के ऊपर उसने क्या किया, लेयर बना ली, ऐसे करेगा ना, तो ये प्रोटेक्ट हो गया, गोल्ड सॉल के पार्टिकल प्रोटेक्ट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1% 10 ml NaCl ऐड करेंगे। तो बच्चों इतना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद अगर ये प्रेसिपिटेशन से बच गया तो वो अमाउंट इस लायोफिलिक कॉलर्ट की क्या कही जाएगी, गोल्ड नंबर। तो सीधी सी बात है कि द मिनिमम कंसंट्रेशन, अब देखो, द मिनिमम concentration of lyophilic colloids, the minimum concentration of lyophilic colloids in milligram when added in, किसमें ऐड किया हमने, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल ऐड किया हमने, ठीक है। टू प्रोटेक्ट दिस सॉल बाय प्रेसिपिटेशन, टू प्रोटेक्ट दिस सॉल to get precipitate when 1% 10 ml NaCl is rapidly added, बस समझे मेरी बात। तो वो जो मिनिमम कंसंट्रेशन है इस लायोफिलिक कॉलर्ट्स की, उस कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे गोल्ड नंबर। तो बच्चों जितनी कंसंट्रेशन कम होगी, जितना गोल्ड नंबर कम होगा, उतना उसका प्रोटेक्शन की पावर बढ़ेगी। इंक्रीज द प्रोटेक्शन पावर, डिक्रीज द गोल्ड नंबर, यानी कितनी कंसंट्रेशन कम लगेगी, कम से कम कंसंट्रेशन में अगर वो इतने ml से प्रोटेक्ट हो जा रहा है, इतने % और इतने ml से प्रोटेक्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स द लायोफिलिक कॉलर्ट्स विल बी गुड प्रोटेक्टिंग एजेंट। ये तो हुआ। तो समझे मेरी बात ना, कि लायोफिलिक कॉलर्ट्स की वो कंसंट्रेशन जो गोल्ड के स्टैंडर्ड 10 ml सॉल्यूशन में डालने से गोल्ड सॉल को
1% 10 ml NaCl सोल्यूशन से होने वाले प्रेसिपिटेशन से बचाता है, द कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। काफी टीडियस थोड़ा सा डेफिनेशन है, लेकिन समझ में आएगा तो आसान हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, कितना ml डाला है, ठीक है, कित मिलीग्राम में है ना, और हमने कितना गोल्ड सॉल्ट लिया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पे एक चीज है कि पता कैसे चलेगा कि गोल्ड का प्रेसिपिटेट हो गया है। तो बच्चों, जब प्रेसिपिटेट होता है तो ये सॉल रेड से ब्लू हो जाता है। तो रेड से ब्लू हो गया तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन हो गया, और अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो ये रेड का रेड ही रहने वाला है, तो इसका मतलब इसका प्रोटेक्शन हुआ है। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, नोट करो जरा फटाफट। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिसमें कि हमारे पास कुछ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स हैं और उनका गोल्ड नंबर है, तो वो कई बार पूछा जाता है ना। सबसे ज्यादा होता है बच्चों जिलेटिन का, और सबसे कम होता है पोटैटो स्टार्च का। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं, यहां पे है प्रोटेक्टिव सॉल, और यहां पे है उसका गोल्ड नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले निकल के आता है जिलेटिन, उसके बाद आता है केसिन, उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसके बाद आता है एल्बुमिन, उसके बाद आता है गम अरेबिक, उसके बाद आता है पोटैटो स्टार्च। ये ध्यान रखना, जिलेटिन विल बी मोर प्रोटेक्टिव सॉल और पोटैटो स्टार्च सबसे लेस्ट। अब इनकी वैल्यू होती है बच्चों, देखो 0.001 टू 0.01, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.1 नहीं 0.1 टू 0.3, ऐसा कुछ वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 0.15 टू 0.25, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है बच्चों, देखो 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 0 पॉइंट ना, मैं बता ही देता हूँ ना, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। एल्बुमिन 0.001, सॉरी गलत हो गया भाई, थोड़ा सा 0.001 टू 0.01, ठीक है। अब है 0.01 टू 0.02, ठीक है। यहाँ पर आता है 0.3 टू 0.7, सही है, करेक्ट, ठीक है। 0.03 नॉट 0.07, ठीक है। एल्बुमिन की कितनी होती है 0.1 टू 0.2, ठीक है। उसके बाद है गम अरेबिक की होती है 0.15 टू 0.25, ठीक है। और लास्ट में होती है बच्चों 20 से 25, बस यही है। देखो जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रोडक्शन कर रहा है, ये कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रोडक्शन कर रहा है, तो कम कॉन्सेंट्रेशन होगी जिसका मतलब गोल्ड नंबर या प्रोटेक्शन ज्यादा होगा। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। खत्म करें, चलो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, ये तो पूरा होगा कोलॉइड्स। अब बात करते हैं इमल्शन। इमल्शन इमल्शन इमल्शन, यस, लास्ट है इसमें इमल्शंस, ठीक है। दीज आर हेट्रोजेनस मिक्सचर, HETEREO, हेटेरो, हाँ, हेट्रोजेनस मिक्सचर, दीज आर हेट्रोजेनस मिक्सचर। और बच्चों ये किस तरह के सॉल होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, है ना, लिक्विड इन लिक्विड, यानी डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों लिक्विड होती है, ठीक है, और हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इमल्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर, पहले वाटर इन ऑयल लिखते हैं, वाटर इन ऑयल ऐसा लिखा था, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। यहां पर बच्चों जो मैंने इधर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, दीज आर डिस्पर्स फेज्ड, और जो उधर लिखा है वो डिस्पर्जन मीडियम। यहां पे डिस्पर्स फेज वाटर है, डिस्पर्जन मीडियम ऑयल है, यहां पे डिस्पर्स फेज ऑयल है, यहां पे डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज वाटर इन ऑयल, ऑयल ज्यादा है वाटर कम है, इट इज ऑयल इन वाटर, ठीक है।
अच्छा, अगर इनके एग्जाम्पल देखा जाए तो बच्चों हाँ, वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो वाटर इन ऑयल यानी ऑयल ज्यादा है और वाटर कम है, तो यहां पे आता है बच्चों कॉड, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। एक कॉड लिवर ऑयल आता है और दूसरा होता है बच्चों यहां पर बटर, ठीक है। और तीसरा होता है यहां पर कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम। तो ऑयल ज्यादा है, तो जब हम बटर को जो है स्किन पर लगाते तो एक ऑयली सरफेस बन जाती है, इसका मतलब ऑयल जो है इस समय ज्यादा है। लेकिन बच्चों अगर हम ऑयल इन वाटर यानी वाटर वाटर इस समय ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर होगा मिल्क, मिल्क एंड वार्निशिंग क्रीम, ठीक है। तो मिल्क को अगर मान लीजिए हाथों पे डालेंगे तो आपको जो है वाटर ज्यादा है तो वो हाथों पर इजीली लगेगा नहीं, निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि हमारा कौन किस टाइप का इमल्शन होने वाला है। जो चीज डिस्पर्जन मीडियम में होगी वो चीज वहां पर अप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इमल्शन, ठीक है। अच्छा, हो गया, समझ में बात आ गई है ना। अब बच्चों बात करते हैं कि जो इमल्शन है उनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, ठीक है। जनरली इमल्शन आर अनस्टेबल प्रिपरेशन, अनस्टेबल प्रिपरेशन होती है, ठीक है। दे कैन बी स्टेबल बाय एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दे कैन बी स्टेबल बाय एडिंग इमल्सिफाई एजेंट, या इनको हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ठीक है। अब कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट है वो अब देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, वाटर इन ऑयल के लिए अलग इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं एंड ऑयल इन वाटर के लिए अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। तो ऑयल यहां पर ज्यादा है तो इसका मतलब हमें ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए जो नॉन पोलर टाइप के होते हैं। तो यहां पर देखो हैवी मेटल सॉल्ट, हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, एक तो ये होता है। दूसरा होता है बच्चों लॉन्ग चेन एल्कोहल, और तीसरा होता है लैंप ब्लैक। तो ये तो ऑयल इन वाटर में इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होते हैं। अब है सॉरी वाटर इन ऑयल है, अब है ऑयल इन वाटर यानी वाटर ज्यादा है तो ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो बच्चों यहां पर यूज होते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। और यहां पर हम यूज करते हैं स्टार्च भी यूज करते हैं, स्टार्च, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, वाटर ज्यादा है तो इस तरह के इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप इमल्शन के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों जो इमल्शन होता है वो सेम टू सेम वही सारी प्रॉपर्टी दिखाता है जो हमारे कॉलर से है, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है, और टिंडल इफेक्ट, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी इमल्शन भी दिखाता है जैसे हमारे कॉलर्स दिखाते हैं। तो समझ में आ गया, तो बस इतना ही रखना इमल्शन के बारे में, ठीक है। चलो, तो ये इमल्शन हो गया। अच्छा, अब लास्ट बच्चों इसमें आता है कि एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स क्या होते हैं, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। तो ये इमल्शन के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं बस, है ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो देखो लास्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्स। सारे एप्लीकेशन याद नहीं रखने, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने। जैसे अगर मैं पहले बात करूं तो स्मोक प्रेसिपिटेटर, स्मोक, ठीक है। स्मोक प्रेसिपिटेटर का मतलब क्या होता है बच्चों की, बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं जिनमें चिमनी से धुआं निकलता है, तो उस धुएं में बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, ठीक है। और वो गैसेस क्या होते हैं, कोलोइडल फॉर्म में होती है। तो उन गैसेस में जो कोलोइडल
पार्टिकल्स होते हैं वो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज के होंगे। तो चिमनी से पहले यानी धुएं के एग्जिट से पहले यहां पर कुछ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं इस तरह के। तो जैसे धुआं जो है नीचे से आता है, ये इलेक्ट्रोड जो है इन पार्टिकल को अपनी तरफ ट्रैप कर लेते हैं, और जो एग्जिट होने वाला स्मोक है वो हार्मफुल गैस से भरा नहीं होगा, यानी वहां पर हार्मलेस गैसेस होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों हमारे पास है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में हम बच्चों AGBR का इमल्शन यूज करते हैं। AGBR इमल्शन इन जिलेटिन, दिस इज फोटो सेंसिटिव इमल्शन, और इसी की वजह से जो है वो जो नेगेटिव है वो डेवलप किया जाता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है इन मेडिसिन्स। क्या लिख रहा हूं मैं, मेडिसिन्स। ठीक है, तो अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो कहां कहां जो है कॉलॉइड्स का यूज होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है एक, जैसे एंटीमनी यानी SB। तो एंटीमनी एक बीमारी होती है जिसका नाम है काला आजार, इसके ट्रीटमेंट में काम किया जाता है। दूसरा है बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है टू ट्रीट एसिडिटी। ठीक है, स्टमक डिसऑर्डर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास अर्गाइरोल, अर्गाइरोल जो होता है सिल्वर सॉल होता है। ठीक है, और इसका यूज होता है आई लोशन में, आई इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीमनी हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, और अर्गाइरोल हो गया। अच्छा, यहां पर गोल्ड सॉल का यूज होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारे कोलोइडल पार्टिकल मेडिकल में भी यूज किए जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गोल्ड हो गया, एंटीमनी, अर्गाइरोल। ठीक है, अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है टैनिंग ऑफ लेदर। जो चमड़ा बनाया जाता है वहां पर कोलोइडल पार्टिकल का बहुत यूज होता है। ठीक है, जनरली जो चमड़ा होता है बच्चों वो एनिमल स्किन से आता है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एनिमल हाइड या एनिमल स्किन, इसका मेन सोर्स ही होता है। एनिमल हाइड जो होती है वो नेगेटिव सॉल की तरह काम करती है, दिस एज ए नेगेटिव सॉल। तो जब भी बच्चों एनिमल हाइड को निकाला जाता है, स्किन को निकाला जाता है, तो वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो किसी काम की नहीं होती, उसको हमें हार्ड करना पड़ता है। तो यहां पर क्या होता है, देखो इसको जो है टेनिन्स के साथ मिलाया जाता है, टेनिन्स। और बच्चों जो टेनिन्स होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट से कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं उनको हम बोलते हैं टेनिन्स। और जो टेनिन्स होते हैं वो पॉजिटिव सॉल की तरह काम करते हैं। तो जब आपने पॉजिटिव सॉल और नेगेटिव सॉल मिला लिया तो दोनों का क्या होगा, म्यूचुअल कोगुलेशन, ठीक है बच्चों। और जब दोनों का म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगा तो जो हमारा लेदर है वो हार्ड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ लेदर। उसके बाद इस लेदर का हम कई चीजों को बनाने में यूज करते हैं। तो हार्ड तभी होगा जब हम टेनिन्स का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, कई बार हम टेनिन्स की जगह में क्रोमियम का भी यूज कर लेते हैं। अब नाउ क्रोमियम रिप्लेस्ड टेनिन्स। तो बच्चों ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। 2-3 चीजें याद रखनी है, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो सरफेस केमिस्ट्री में ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। डीपीपी में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।